morning everyone, how are you? I hope you all are safe at home. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम सोल्व किया था. अब आप देखो फोर्थ सम. वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर. एक कोई टू डिजिट का नंबर है हमारे पास. टू डिजिट के नंबर की बात हो रही है तो डिजिट्स तो ऑब्वियस सी बात है ना, टू ही होंगे उसमें. उसने कहा वन ऑफ द टू डिजिट, दो डिजिट हैं उनमें से एक डिजिट. वन ऑफ द टू डिजिट, दो डिजिट है, एक वंस पोजीशन वाला होगा, एक टेंस पोजीशन वाला होगा. ठीक है, तो एक डिजिट है ना, वो वन इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट. एक डिजिट दूसरे डिजिट का क्या है, 3 टाइम्स है. यानी कि अगर एक डिजिट x है तो दूसरा डिजिट इस डिजिट का 3 टाइम्स है. तो x का 3 टाइम्स क्या होगा, 3x. समझ में आया इतना? मतलब एक डिजिट दूसरे डिजिट का क्या है, 3 टाइम्स. अगर एक x है तो दूसरा डिजिट उसका 3 टाइम्स, 3 गुना, यानी कि क्या होगा, 3x होगा. इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसे तो टेंस पर ले जाएं और टेंस वाले डिजिट को वंस पर ले आए, इंटरचेंज कर दें उन्हें, तो हमें एक नया नंबर मिलेगा ना. तो फिर ये क्या कह रहा है, ऐड द रिजल्टिंग नंबर, जो आपको नया नंबर मिलेगा, टू द ओरिजिनल नंबर. ऐड करना है नए नंबर को ओरिजिनल नंबर, मतलब पहले वाले नंबर में. यू गेट 88, तो आपको 88 आंसर मिलेगा. व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, तो पहले वाला नंबर बताना है हमें. ठीक है, तो देखो फोर्थ सम लेट कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं. लेट द डिजिट एट वंस प्लेस. वंस प्लेस पर हमने डिजिट मान लिया x. ठीक है, देन द डिजिट एट टेंस प्लेस. टेंस प्लेस पर क्या हो जाएगा, देखो स्टेटमेंट अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता है ना कि उसने कहा है कि एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है. यानी अगर एक आपने x मान लिया ना, किसे भी मान लो, चाहे टेंस वाले को मान लो, वंस वाले को, वो आपकी मर्जी है. मैंने वंस प्लेस वाला x मान लिया, तो उसने कहा ना कि एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है. यानी अगर एक x है तो दूसरा यानी टेंस प्लेस वाला ही रह गया. दो डिजिट की तो बात हो रही है. अगर एक डिजिट मैंने x मान लिया तो दूसरा डिजिट उसका 3 टाइम्स यानी 3x होगा. ठीक है, अब मैं नंबर बनाती हूँ क्योंकि मुझे डिजिट्स तो पता चल गए. अब नंबर बनाना कौन सा मुश्किल है. अब नंबर बनाते हैं. देखो, हैंस द नंबर इज. नंबर कैसे बनाया जाता है, टेंस प्लेस पर जो भी डिजिट होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस प्लेस वाले डिजिट को प्लस कर देते हैं. ऐसे ही बनाते हैं ना नंबर. तो टेंस प्लेस पर क्या है, 3x, तो 3x को तो कर दो 10 से मल्टीप्लाई, और वंस प्लेस पर क्या है, x को कर दो प्लस. ऐसे ही नंबर बनता होता है. जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ 2 डिजिट का कोई नंबर है तो उसमें 2 प्लेसेस होंगे, वंस और टेंस. डिजिट मैं आपको बता दूँ कि टेंस पर 5 है और वंस पर 6 है. वैसे तो आपको पता चल रहा है 56, लेकिन प्रोसीजर क्या होता है इनको बनाने का, तो टेंस वाले पोजीशन वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, 50 हो जाएगा. वंस वाले को प्लस कर दो 6, तो 56, यानी नंबर पता चल जाता है ना. वैसे ही मैंने नंबर बना लिया. टेंस वाले डिजिट को तो 10 से मल्टीप्लाई कर दी, वंस वाले को प्लस कर दिया, तो अब नंबर पता चल जाएगा. देखो 3x की 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 10 3 = 30, x आ जाएगा साथ में 30x प्लस x, 31x हो गया ये. ठीक है, तो जिस नंबर की ये बात कर रहा है ना, हमने मान लिया कि वो 31x है. अब इसने क्या कहा, डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स. देन द डिजिट एट वंस प्लेस. वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट हो जाएगा, अब डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, मतलब
टेंस प्लेस पर ये जो डिजिट है 3x, इसे वंस पर लेके जाना है, और वंस प्लेस पर जो x है उसे यहाँ लेकर आना है। तो डिजिट एट वंस प्लेस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट हो जाएगा, अब x हो जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस वाले को टेंस पर लेके आना है, टेंस वाले को वंस पर, यानी x को इधर 3x को ऊपर। अब नंबर क्या बनेगा, देन द न्यू नंबर, नया नंबर क्या है, नया नंबर बताओ मुझे बनाकर। टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, x, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस वंस प्लेस पर 3x है, इसे प्लस कर दो। तो देखो 10 की x से मल्टीप्लाई 10x प्लस 3x, टोटल कितने हो गए 13x। अब उसने क्या कहा था, ऐड द रिजल्टिंग नंबर। अब हमें ये वाला मिला नंबर, इसने कहा ऐड कर दो रिजल्टिंग नंबर को टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब पहले वाले नंबर में। यानी ये कहना क्या चाहता है कि अब जो आपको नंबर मिला यानी 13x, इसे पहले वाले नंबर में यानी 31x में जब हम ऐड करेंगे तो यू गेट 88, तो आपको क्या मिलेगा 88। तो हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर क्या मिलेगा 88। तो करते हैं इन्हें ऐड फिर, 31x प्लस 13x इक्वल्स टू 88, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में बोला, हमने खुद ने थोड़ी ना लिखा है। अब ये टोटल कितने x हो गए आप बताओ, 31 प्लस 13 कितना हो जाएगा 44, x इक्वल्स टू 88। x की वैल्यू निकालनी है तो 88/44 हो जाएगा, 44 1 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88, 2/1 यानी कि 2। x की वैल्यू क्या हो गई 2। अब x की वैल्यू तो पता चल गई हमें 2, पूछा क्या था व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, ये नंबर बताना है हमें। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो और आपको नंबर पता चल जाएगा। हैंस द ओरिजिनल नंबर, जैसे लैंग्वेज में आपसे पूछा जाता है ना उसी लैंग्वेज में लिखा करो। हैंस द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 31x है हमारा, तो x की वैल्यू पुट कर दो, 31 मल्टीप्लाई x की जगह 2, 31 2 ज़ा 62, ठीक है। तो वो जो नंबर है ना जो हमने माना था वो क्या है 62 है। और जैसा कि स्टेटमेंट में बोला गया था कि जब हम इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 ना। फिर इसने कहा आपको एक नया नंबर मिलेगा, हमें क्या मिला 26। फिर इसने कहा इन दोनों को प्लस करेंगे तो 88 आएगा, आ भी रहा है देखो इन दोनों को प्लस करके 88, ठीक है। तो वो नंबर हमारा क्या था 62 था। अब कई बच्चों का इससे आंसर वेरी भी कर सकता है, क्योंकि ना कई बच्चे क्या करेंगे वंस प्लेस वाले को 3x मान लेंगे, टेंस वाले को x मान लेंगे, तो इससे आपका आंसर 26 भी आ सकता है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 26 आए यहाँ पर चाहे 62 आए, ठीक है, आंसर दोनों ही ठीक है। क्योंकि ना हमें क्या पता कि उसने बोला थोड़ी ना था कि टेंस प्लेस वाले को 3x मानना है या वंस वाले को 3x मानना है, हमने अपनी मर्जी से माना था। तो अगर आपका आंसर 26 आता है तो भी ठीक है, अगर 62 आता है तो भी ठीक है। अब देखो फिफ्थ सम, शोबोज मदर्स, शोबो की मदर, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज। पहले इतना मतलब समझो, शोबोज मदर यानी शोबो की मदर, मदर्स प्रेजेंट एज शोबो की मदर की प्रेजेंट एज, ठीक है, ऐसे बोल रहा है कि शोबो की जो मदर है ना उनकी प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का मतलब आप समझते हो कि आज के टाइम वो कितनी एज की हैं। तो शोबो की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स है, मतलब 6 गुना है शोबो की प्रेजेंट एज। यानी अगर आप शोबो हो तो आपकी मदर की प्रेजेंट एज 6 टाइम्स है आपकी प्रेजेंट एज से। यानी अगर आज आप x ईयर्स के हो ना तो आपकी मदर आपसे 6 टाइम्स 6 गुना बड़ी हैं, तो इसका 6 गुना क्या होगा 6x होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे शोबो की प्रेजेंट एज मान लेंगे x। अब जैसा कि हमें स्टेटमेंट में बोला गया है कि शोबो की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स है शोबो की प्रेजेंट की एज से,
तो शोभो की प्रेजेंट की एज x मान लेंगे तो उसकी मदर की एज 6 टाइम्स यानी 6x हो जाएगी। शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, ये कहते हैं शोभो की एज 5 साल बाद। देखो शोभो की प्रेजेंट एज आज के टाइम तो वो x का माना ना हमने, तो 5 साल तो बाद तो वो x + 5 का हो जाएगा, 5 साल और ऐड हो जाएगी उसकी एज। शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद शोभो की एज x + 5 हो जाएगी। विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, कहते कि शोभो की जो एज है ना अपनी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 हो जाएगी। अब शोभो की मदर की प्रेजेंट एज तो हमने 6x मानी, इसका 1/3 शोभो की 5 साल बाद की उम्र है। वट आर दियर प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है आपने। तो देखो फिफ्थ सम, हम क्या कर लेते हैं, शोभो की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोभो, शोभो की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली x। तो स्टेटमेंट में हमें बोला ना कि शोभो की मदर की प्रेजेंट एज 6 टाइम्स है शोभो की प्रेजेंट एज के, तो शोभो की प्रेजेंट एज x मान ली तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज इसकी 6 टाइम्स यानी 6x हो जाएगी। देन द प्रेजेंट एज ऑफ शोभोज मदर, शोभो की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, इसकी 6 टाइम्स यानी 6x। ठीक है, फिर देखो हमें स्टेटमेंट में क्या बोला, शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, शोभो की एज 5 साल बाद, आज के टाइम वो x साल का है, 5 साल बाद वो x + 5 का हो जाएगा, यानी शोभो की जो एज है 5 साल बाद विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 हो जाएगा वो। तो देखो शोभोज एज आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, 5 years के बाद आप बताओ शोभो की एज क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी ना। अब जैसा कि हमें स्टेटमेंट में बोला है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि शोभो की एज 5 years फ्रॉम नाउ, शोभो की एज 5 years फ्रॉम नाउ यानी शोभो की एज 5 साल के बाद विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ द मदर्स प्रेजेंट एज, शोभो की एज 5 साल के बाद ये है, विल बी इक्वल टू वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/3, 1/3 किसका, 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज क्या है 6x यानी 6x का 1/3। दोबारा देखो आपको स्टेटमेंट में क्या बोला कि शोभो की एज 5 साल के बाद x + 5 है, ये जो x + 5 है ना किसके इक्वल है, शोभो की मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 के। तो प्रेजेंट एज तो 6x थी, इसके 1/3 के इक्वल शोभो की 5 साल के बाद की उम्र है, शोभो 5 साल के बाद x + 5 का होगा, वो किसके इक्वल होगी वो एज, शोभो की मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 के। अब शोभो की मदर की प्रेजेंट एज क्या है 6x, 6x का 1/3 करेंगे तो शोभो की 5 साल के बाद की उम्र है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमने इसे एक इक्वेशन फॉर्म कर ली, अब इसे सोल्व करते हैं। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये बॉक्स मत बनाना आप। अब देखो x + 5 इक्वल्स टू यहाँ 2x रहा, 2x × 1 2x ही हो जाएगा। अब देखो x को उधर लेके जाते हैं, यहाँ पर 5 रहेगा, 2x - x, 2x - x, x किसके इक्वल है 5 के, x की वैल्यू क्या पता चल गई हमें 5। अब x की वैल्यू पता चल गई हमें, तो बताना क्या है हमें, व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो शोभो की प्रेजेंट एज x है, x की वैल्यू 5 आ गई, तो प्रेजेंट एज ऑफ शोभोज मदर, शोभो की मदर की प्रेजेंट एज क्या है 6x, x की वैल्यू रख दो
6 5 जा 30 आ जाएगी, ठीक है। हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ शोभो, शोभो की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स यानी कि 5, एक्स की वैल्यू 5 पता चली हमें। यहाँ पे ईयर्स भी लिख देते हैं। अब देन द प्रेजेंट एज ऑफ शोभोज मदर, शोभो की मदर की प्रेजेंट एज हमने 6x मानी थी ना, x की वैल्यू पुट करो, 6 × 5, 6 5 जा 30 ईयर्स। शोभो की प्रेजेंट एज 5 ईयर्स, शोभो की मदर की प्रेजेंट एज 30 ईयर्स होगी। अब आगे देखो आप 6 सम। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक प्लॉट है कौन सी शेप में, रेक्टेंगल की शेप में है। रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल, एक स्कूल के लिए रिजर्व्ड है। इन महोली विलेज, महोली विलेज में। इस लाइन से तो हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक प्लॉट है और उसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल की शेप में है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशो 11:4, लेंथ और ब्रेथ का रेशो 11:4 है। ये रेशो है ना, एक्चुअल में तो नहीं है लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ को हम 11x मान लेंगे, ब्रेथ को 4x मान लेंगे, ठीक है। एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। ये कह रहा है कि हमने फेंसिंग करवानी है, उसके चारों तरफ तार वगैरह लगवानी है। किस रेट से, 1 मीटर के 100 रुपये लगते हैं, और टोटल जो हमारी कॉस्ट बनी है ना वो 75,000 बनी है। भाई इतना खर्चा आएगा इस रेट के हिसाब से, 1 मीटर के अगर 100 रुपये लगेंगे तो इतना हमारा टोटल खर्चा आया इस पर फेंसिंग करवाने का। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, आपको डायमेंशंस बतानी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ इसकी बतानी है एक्चुअल, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं। कौन सा सम है, 6th। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, आपको रेशो गिवन था ना, 11x मान ली हमने, रेशो में 11:4 गिवन है, तो लेंथ हम 11x मानेंगे एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। अब हमें क्या करनी है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, इसके चारों तरफ फेंसिंग करवानी है। लेंथ कितनी है, 11x, इसके सामने भी क्या होगा 11x, ब्रेथ कितनी है 4x, ये भी क्या है 4x। इसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करवानी है, मतलब तार लगवानी है। तार लगवाने के लिए तो हमें बाउंड्री से ही मतलब है ना, इस टोटल बाउंड्री से मतलब है। आप मुझे बताओ, अगर आपके पास ये प्लॉट हो, आप टोटल खर्चा कैसे निकालोगे, आप पहले टोटल बाउंड्री पता करोगे ना कि टोटल बाउंड्री कितनी है, फिर रेट पता करोगे कि किस रेट से वो तार लगाने वाला तार लगा रहा है, फिर टोटल आपको कॉस्ट पता चलती है कि कितना खर्चा आने वाला है। तो हम भी पहले इसकी टोटल बाउंड्री पता करते हैं। बाउंड्री कैसे निकाली जाती है, पेरीमीटर से। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखो 2 × लेंथ कितनी है 11x प्लस ब्रेथ कितनी है 4x, तो 2 × 11x प्लस 4x 15x, 2 × 15 30x, पेरीमीटर कितना आ गया इसका 30x, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग द प्लॉट, फेंसिंग द प्लॉट कैसे निकाली जाएगी। देखो अगर आपको इस प्लॉट का पेरीमीटर पता चल गया, पेरीमीटर मतलब टोटल बाउंड्री, तो आप टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे फॉर फेंसिंग द प्लॉट। इस बाउंड्री की जितनी भी लेंथ आएगी, सपोज करो ये बाउंड्री टोटल लेंथ अगर आपकी आती 40 मीटर, तो आपको पता है कि 1 मीटर के आपके 100 रुपये लग रहे हैं,
पता है ना रेट के हिसाब से। तो 40 मीटर के कितने लगेंगे, 100 को आप 40 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो अब हमको ना पेरीमीटर एक्चुअल नहीं पता कि 40 है, 30 है, 60 है, कितना है, बस हमें पेरीमीटर पता चल गया कि 30x है। अब हमें पता है कि 1 मीटर के कितने लग रहे हैं, 100 रुपये लग रहे हैं। तो 30x टोटल बाउंड्री है, हमें तो इस पे करवानी है। तो 30x मीटर पे कितने लगेंगे, इसको 30x से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे और 30x से मल्टीप्लाई करने पे हमें टोटल कॉस्ट पता चलेगी। सो टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग द प्लॉट कैसे पता की जाएगी, 30x यानी बाउंड्री की टोटल लेंथ, 30x को मल्टीप्लाई किससे की जाएगी, 100 से, और ये आपको टोटल रुपीज़ यानी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी कि इतना खर्चा आने वाला है। लेकिन आपको स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो टोटल कॉस्ट है फॉर फेंसिंग द प्लॉट वो तो 70,000 है, 75,000 तो लिख देते हैं यहाँ, बट द वर्ड काट देते हैं, यहाँ लिखते हैं बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the total cost for fencing the plot is ₹75,000। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लॉट पर फेंसिंग करवाने की टोटल कॉस्ट पंचायत को कितनी भरनी पड़ी है, 75,000, लेकिन हमारी कितनी आई है, 30x मल्टीप्लाई 100, हमने तो ऐसे निकाला ना, यानी ये जो वैल्यू है 75,000 के तो इक्वल है, क्योंकि ये भी तो टोटल कॉस्ट है, हमने भी तो इसी प्लॉट की निकाली और हमें क्वेश्चन में भी उसी प्लॉट की ही आपको टोटल कॉस्ट गिवन है फेंसिंग की, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ना किसके इक्वल है, 75,000 के इक्वल है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ये जो 30x मल्टीप्लाई बाय 100 हमने ये टोटल कॉस्ट निकाली है ना, और ये टोटल कॉस्ट हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किसके इक्वल बताई गई है, 75,000 के इक्वल बताई गई है ना। क्वेश्चन में तो हमें पहले ही बोल दिया था कि टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग द प्लॉट इज़ ₹70,000, तो हमने तो टोटल कॉस्ट निकाली ना 30x मल्टीप्लाई 100 करके, क्योंकि 1 मीटर के कितने रुपीज़ लग रहे थे, 100 रुपीज़ लग रहे थे, और हमें तो इस टोटल बाउंड्री पे करवाना था। टोटल बाउंड्री कितनी आ रही थी हमारी, 11 और 11 22, 22 और 8 30, 30x टोटल बन रही थी, तो हमें तो 30x पे करवाना था, 30x मीटर पे। तो हमने क्या किया था, 100 को 30x से मल्टीप्लाई किया था, तो इससे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल गई थी। लेकिन उसने कहा कि टोटल कॉस्ट तो 75,000 है, यानी ये जो 30x मल्टीप्लाई 100 है वो किसके इक्वल है, 75,000 के। अब देखो 30x इक्वल्स टू 75,000, ये 100 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 30 भी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ क्या बचा देखो, 750 बाय 1 यानी 750 बाय, अब 30 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। x की वैल्यू क्या आ गई, 25 बाय 1 यानी 25। अब हमें बताना क्या था, प्लॉट की डायमेंशंस बतानी थी, मतलब लेंथ और ब्रेथ। लेंथ हमने 11x मानी, ब्रेथ हमने 4x। x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आई है, 25। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ क्या हो जाएगी, 11x। x की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, 25। 11 मल्टीप्लाई 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 275 मीटर। मीटर क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो कॉस्ट गिवन थी ना वो पर मीटर के हिसाब से थी, तो यूनिट का अंदाज़ा वहीं से ही लग गया कि इसमें यूनिट्स में लेंथ और ब्रेथ की यूनिट क्या रही होगी, मीटर ही रही होगी। वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जब हमें कुछ बताया ही नहीं तो हम कॉस्ट के हिसाब से ही लिखेंगे, क्योंकि हमें बोला था ना कि 100 रुपीज़ पर मीटर,
तो वहाँ पर एक यूनिट की बात आ गई थी, तभी हमने यहाँ पर मीटर लिखा है। ठीक है, अब ब्रेथ फाइंड करते हैं। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ क्या है? 4x। 4 मल्टीप्लाई x की जगह 25, 25 4 जा क्या हो जाएगा? 100 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा।